हेलो, हाय, वेलकम, नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है सेमेस्टर 4 में इंट्रोडक्टरी और बेसिक इकोनोमेट्रिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने वाले नंबर पे जाए 9667836336 यहां जाके नोट्स ले सकते हैं। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज का हमारा जो कंसेप्ट है वो है लेसन नंबर 6 की शुरुआत हो चुकी है इस वीडियो से। ठीक है, लेसन नंबर 5 हमारा खत्म हो चुका था। लेसन नंबर 6 हमारा ऑटो कोरिलेशन। तो समझते हैं पहले ऑटो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है ना। पहले चैप्टर का नाम डिफाइन करता हूं। तो कोरिलेशन तो आप लोगों को पता है कि जब भी हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप देखने की कोशिश करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन। अब समझते हैं ऑटो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है। तो इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ कोरिलेशन। ये क्या देखता है, डिग्री ऑफ कोरिलेशन, किस रेट से रिलेटेड है आपस में ऑफ द सेम वेरिएबल्स, किसी भी सेम वेरिएबल को बिटवीन टू सक्सेसिव टाइम इंटरवल, दो टाइम इंटरवल के बीच में। यानी कि जब हम दो वेरिएबल्स के बीच में जो कि सेम वेरिएबल्स हैं अलग अलग टाइम में उनके बीच में रिलेशन देखने की कोशिश करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑटो कोरिलेशन। अब आते हैं आज के कंसेप्ट के ऊपर। तो आज हमारा है, पहले समझते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है ऑटो कोरिलेशन के, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ना होगा तो वो समझते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट है वो है अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ प्रॉब्लम ड्यू टू वायलेशन ऑफ अजम्पशंस ऑफ नो ऑटो कोरिलेशन। हम सब लोग जानते हैं कि हमने टॉपिक पढ़ा था क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल। अगर मैं इस मॉडल की बात करूं तो इस मॉडल के कुछ अजम्पशंस थे जो कि 7 थे, है ना। 7 अजम्पशंस थे जिसमें सबने मल्टी कोलिनियरिटी भी चेक करना सीखा था, हेटेरोस्केडास्टिसिटी के ऊपर बात करी थी प्रीवियस वीडियोस में। लेकिन अब मैं बात करनी है ऑटो कोरिलेशन। तो डाटा के अंदर क्या ऑटो कोरिलेशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू अजम्पशन ऑफ CLRM नो ऑटो कोरिलेशन, यानी कि हमारे डाटा के अंदर ऑटो कोरिलेशन नहीं होनी चाहिए। लेकिन होगा क्या इसका उल्टा, हमें हमारे डाटा में ऑटो कोरिलेशन देखने को मिलेगा और हमें उसे क्या करना पड़ेगा, पहले डिटेक्ट करना पड़ेगा, फिर उसकी रेमेडीज निकालनी पड़ेगी। और वही सब हम इस वीडियो में मतलब इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। तो अगर हम समझे इसको तो अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ प्रॉब्लम, मतलब हमें वो प्रॉब्लम समझनी होगी ड्यू टू वायलेशन ऑफ अजम्पशन, जिसकी वजह से वायलेशन होता है किसका, अजम्पशन का। और कौन से अजम्पशन का, ऑफ नो कोरिलेशन एंड नो स्पेसिफिकेशन एरर्स, यानी कि ना तो कोरिलेशन होता ना स्पेसिफिकेशन एरर होते इन क्लासिकल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में। यानी कि हमने प्रीवियस वीडियोस में समझा कि मल्टी कोलिनियरिटी यानी कि नो मल्टी कोलिनियरिटी होना चाहिए किसी भी डाटा के अंदर, रिग्रेशन मॉडल के अंदर। दूसरा हमने समझा हेटेरोस्केडास्टिसिटी ये नहीं होना चाहिए, लेकिन वो भी देखा गया। अब बात करते हैं ऑटो कोरिलेशन की, ये भी नहीं होना चाहिए पर हम अब ये भी देखेंगे और इसके हम रेमेडीज भी ढूंढेंगे। दूसरा जो है लर्निंग ऑब्जेक्टिव वो ये है कि लर्न हाउ टू डायग्नोज दीज इश्यूज। हम इस इश्यूज को डायग्नोज कैसे कर सकते हैं, यानी कि इन इश्यूज को समझ कैसे सकते हैं थ्रू स्टैटिस्टिकल टेस्ट, यानी कि हम इसे समझने की कोशिश करेंगे अलग टेस्ट के जरिए जो हमने कहां से लिए हैं, स्टैट से लिए हैं। उन टेस्ट को करके समझेंगे कि कैसे हम डिटेक्ट करते हैं किनको, नो ऑटो कोरिलेशन, ऑटो कोरिलेशन को। जो हमारा तीसरा है पॉइंट, अंडरस्टैंड द इंपैक्ट ऑफ रिलायबिलिटी, यानी रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ इन्फ्रेंसेस। इस बात का मतलब ये है कि डाटा हमारा किस हद तक सही हो सकता है फिर किस हद तक गलत हो सकता है, मतलब हम कैसे बिलीव कर सकते हैं। और जो कि हमारे पास एक केस आ चुका है वो क्या, वायलेशन ऑफ दीज अजम्पशंस, यानी कि कहीं ना कहीं हमारे डाटा में क्या देखने को मिल रहा है, ऑटो कोरिलेशन जो नहीं होना चाहिए। तो क्या हम उस डाटा पे बिलीव कर सकते हैं, उस रिग्रेशन मॉडल पे बिलीव कर सकते हैं, उसे अप्लाई कर सकते हैं, और गलती होने के चांसेस किस लेवल पे होंगे वो सब हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है एग्जामिन द रेमेडीज। हमें लास्ट में समझना होगा रेमेडीज, यानी कि क्या क्या तरीके ऐसे अवेलेबल हैं जिनके जरिए हम ऑटो कोरिलेशन को ठीक कर सकते हैं। तो एलिविएट दीज प्रॉब्लम्स, ताकि हम इन प्रॉब्लम्स को एलिविएट कर सके। अब मेरे सबसे दो चैप्टर बच गए, चैप्टर नंबर 6 और 7। चैप्टर नंबर 6 में हम बात करने वाले हैं ऑटो कोरिलेशन के बारे में सिर्फ और सिर्फ, और चैप्टर नंबर 7 हमारा ऐसा होगा जहां पे हम बात करेंगे स्पेसिफिकेशन एरर के ऊपर। तो ये दो चैप्टर बच गए हैं और जो मेरे हिसाब से सिर्फ और सिर्फ 5 वीडियोस का कंसेप्ट है, 5 या 6 वीडियोस का कंसेप्ट है, जहां पे हम इन सारे कंसेप्ट को डीप में डिस्कस कर लेंगे। और भाई बुक जरूर पढ़ लेना उतने, क्योंकि हो सकता है लेसन नंबर 6 तो मैं कंप्लीट करवा दूं कल एग्जाम आप लोगों का, लेकिन लेसन नंबर 7 कंप्लीट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अब अगर मैं यहाँ पे समझूं ऑटो कोरिलेशन को, तो हम ऑटो कोरिलेशन की बात करते हैं सिर्फ। तो पहले आता है हमारा नेचर ऑफ ऑटो कोरिलेशन, है कि ऑटो कोरिलेशन का नेचर क्या होता है। तो ऑटो कोरिलेशन होता क्या तो बता चुका हूं मैं, जहां पे हम सेम वेरिएबल्स के बीच में टाइम के हिसाब से जब रिलेशनशिप देखने की बात करें, कोरिलेशन देखने की बात करें, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो कोरिलेशन। तो अगर यहां पर लिखिए तो ऑटो कोरिलेशन रेफर्स टू कोरिलेशन बिटवीन ऑब्जर्वेशंस इन अ डाटा सेट ऑर्डर्ड अकॉर्डिंग टू टाइम और स्पेस, यानी कि जब भी हम
कोरिलेशन देखते हैं बिटवीन ऑब्जर्वेशंस इन अ डाटा सेट ऑर्डर्ड अकॉर्डिंग टू टाइम, जो टाइम के हिसाब से ऑर्डर कर रखी है और स्पेस के हिसाब से। इसका मतलब ये है कि टाइम और स्पेस जब भी कोई डाटा ऑर्डर किया जाता है तो उसके बीच में कोरिलेशन जब हम देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो कोरिलेशन। जो कि मैंने आप लोगों को पिछली कुछ वीडियोस में एक एग्जांपल दिया था कि अगर मान लो कि मैं कोई सा ग्राफ लिखता हूं, मैंने कोई सा ग्राफ बनाया, सपोज करो मैं यहाँ पे एक इंडेक्स ले लेता हूं, सपोज करो मैं रिलायंस इंडस्ट्री शेयर प्राइस ले लिया, वो यूं बढ़ रहा है, सपोज करो यूं, तो ये क्या हो गया, इसे बोलते हैं टाइम सीरीज ग्राफ, क्योंकि इस तरफ हमारा क्या आता है, प्राइस, यहां पे हमारा टाइम। अब टाइम के हिसाब से ग्राफ ये दिखा रहा है कि अलग अलग टाइम पीरियड पे जो रिलायंस इंडस्ट्री के शेयर थे उसका प्राइस लेवल क्या था। तो वही बात यहां पे होती है कि जब भी हम कोरिलेशन चेक करते हैं अलग अलग टाइम पे अलग अलग डाटा सेट के अंदर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटो कोरिलेशन। कंसिडर फॉलोइंग लीनियर रिग्रेशन मॉडल। हमने क्या लिया, लीनियर रिग्रेशन मॉडल लिया, yi इक्वल्स टू β1 प्लस में β2 xi प्लस में ui। तो ये हमारा क्या है, एक लीनियर रिग्रेशन मॉडल। इसकी क्वेश्चन ध्यान रखना, और काफी बार आई है क्वेश्चन, पहली बार तो आई नहीं है। कंजप्शन ऑफ नो ऑटो कोरिलेशन, ये कंजप्शन फॉलो करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, नो ऑटो कोरिलेशन। इसका मतलब ये है कि ui और uj इक्वल्स टू 0, ये हमारा 0 के बराबर होगा। अगर केस हमारा नो ऑटो कोरिलेशन का है तो हमारा केस ये बनना चाहिए जहां पे हमारा आई जे के बराबर नहीं होता। अरे ये भी दिख रहा है, अगर मैंने आई और जे डिनोट किया है तो सिंपल सी बात है, अगर बराबर होता तो मैं दोनों आई यूज कर लेता, आई और जे यूज क्यों करता। वेयर आई एंड जे रेफर टू डिस्टिंक्ट टाइम पीरियड्स, जहां पे आई और जे क्या दिखाते हैं, रेफर टू डिस्टिंक्ट अलग अलग टाइम पीरियड्स को, क्योंकि हम यहाँ पे अलग अलग टाइम पीरियड्स के हिसाब से ही डाटा सेट के बीच में कोरिलेशन चेक करने का काम करते हैं इन डाटा सेट, और डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस इन क्रॉस सेक्शनल डाटा, और हम अलग अलग ऑब्जर्वेशन ले सकते हैं अलग अलग डाटा के, क्रॉस सेक्शनल डाटा के। इट मींस दैट द डिस्टर्बेंस term related to any observation in data is not influenced by disturbance term by relating to any other observation। इस बात का मतलब ये है कि, दोबारा पढ़ते हैं इस बात को, it means that disturbance term related to any observation, अगर मान लो किसी भी ऑब्जर्वेशन की वजह से कोई भी डिस्टर्बेंस आई है इन डाटा, is not influenced, उसे कोई इंफ्लुएंस नहीं होता by disturbance term by relating to एनी अदर ऑब्जर्वेशन। इस बात का मतलब यहां पे ये है कि किसी भी कोई भी और ऑब्जर्वेशन किसी भी दूसरे ऑब्जर्वेशन को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता कोरिलेशन के, ऑटो कोरिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर ये देखो, एक कैमरे का नीचे का कैमरामैन में था, ऑटो कोरिलेशन का मतलब ये लिखा हुआ है, ये डेफिनेशन है, ये अपना याद कर लेना। ऑटो कोरिलेशन का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ कोरिलेशन, यानी कोरिलेशन की डिग्री, यानी किस रेट से कोरिलेशन हो रहा है, ऑफ सेम वेरिएबल के बीच में, बिटवीन द टू सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स, दो सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स के बीच में। ऊपर कहां थे हम, यहां पे थे फॉर एग्जांपल पे थे हम, ठीक है। तो एग्जांपल में क्या था, कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ 20 डिफरेंट फैमिलीज। अगर हम कंजप्शन एक्सपेंडिचर की बात करें तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है कि एक कंज्यूमर जब गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम करता है, उनके ऊपर जो खर्चा करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऑफ 20 डिफरेंट फैमिलीज। कितने फैमिलीज की, 20 डिफरेंट फैमिलीज की, ऑन देयर इनकम लेवल्स, अकॉर्डिंग टू देयर इनकम लेवल्स के हिसाब से। कंजप्शन लेवल ऑफ अ फैमिली इज नॉट अफेक्टेड बाय हाउ द इनकम लेवल ऑफ अनदर फैमिली अफेक्ट्स। इस बात का मतलब ये है, कंजप्शन लेवल जो है ऑफ अ फैमिली इज नॉट अफेक्टेड बाय हाउ द इनकम लेवल ऑफ अनदर फैमिली अफेक्ट्स। इस बात का मतलब ये है कि भाई अगर मान लो किसी की भी इनकम लेवल पे कुछ भी फर्क पड़ रहा हो, सपोज करो मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अगर किसी की भी इनकम लेवल पे कुछ ही फर्क पड़ रहा, उससे मेरे कंजप्शन में क्या फर्क पड़ेगा, कुछ भी नहीं। ऐसे ही अगर मान लो मैं किसी एक सोसाइटी की बात करूं, अगर वहां पे कोई किसी रेट से कंजप्शन हो रही है और किसी दूसरी सोसाइटी की इनकम लेवल में कोई चेंज आ गया, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा भाई, इंडिया वालों की कंजप्शन पे क्या फर्क पड़ेगा। अगर मान लो अमेरिका की इनकम में कोई चेंज आ जाए, अमेरिका में प्राइस लेवल में कोई चेंज आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वही सेम बात यहाँ पे दिखाई गई है, ठीक है, ऑफ अनदर फैमिली अफेक्ट्स देयर कंजप्शन लेवल। इसके बाद क्या, यूजुअली द रियल लाइफ डाटा वायलेट्स अजम्पशन ऑफ नो कोरिलेशन। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं रियल लाइफ डाटा में वायलेट होता है हमारा कौन सा अजम्पशन, नो कोरिलेशन का। यानी कि हमें डाटा में क्या चाहिए होता है, नो कोरिलेशन, लेकिन रियल लाइफ में क्या देखने को मिलता है, किसी भी रिग्रेशन इक्वेशन में कोरिलेशन देखने को मिलता है। तो इन केस ऑफ टाइम सीरीज डाटा, और खासकर टाइम सीरीज डाटा के अंदर, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है, ई ui और uj could not equals to 0, i बराबर है 0। मतलब ये 0 के बराबर होना चाहिए था, लेकिन 0 के बराबर आता नहीं है। यहां पे देखो ई ui और uj 0 के बराबर नहीं आता, जहां पे हमारा i j के बराबर नहीं है। तो अंडर ऑटो कोरिलेशन, अगर बात करूं ऑटो कोरिलेशन की, द कंजप्शन लेवल फॉर हाउस होल्ड्स, अगर हम बात करें कंजप्शन लेवल किसकी, वो भी हाउस होल्ड्स की, इन सेम नेबरहुड,
किसमें, सेम नेबरहुड में, कैन बी कोरिलेटेड, हम उसे कोरिलेट कर सकते हैं द मूवमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस डिपेंड ऑन द पास्ट वैल्यूज। खासकर जब यहाँ पे एक बात लिखी हुई है जिसमें मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि कभी भी किसी भी स्टॉक के प्राइस जो है उनकी पास्ट वैल्यू से क्या होते हैं, कोरिलेट होते हैं। ऐसे रियल लाइफ में बहुत सी चीजें हमने हमारे आसपास की वैल्यू से क्या होता है, कोरिलेट कर जाते हैं। तो वही बात यहाँ पे है। इट मींस अगर मैं कह सकता हूं कि जो कोवेरिएंस है ना यू आई और यू जे का, वो जीरो के बराबर नहीं होगा, जहां पे हमारा क्या है, आई बराबर नहीं है जे के, इसको बोलते हैं कोवेरिएंस, ये ध्यान रखना। अब ये कुछ अलग ग्राफ है। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूं तो यहाँ पे u, u, तो देखो ये जो ग्राफ है ये हमारा क्या है, साइक्लिक पैटर्न। आप लोगों को होगा बिजनेस साइकिल भी कुछ ऐसे होता था। अगर मैं बिजनेस साइकिल की बात करूं तो ये कुछ ऐसे होता है बिजनेस साइकिल पे हमारा u, है ना। इसको हम बोलते हैं बूम का पीरियड, जब बेसिक लगातार ऊपर जा रही होती है। इसको बोलते हैं फिर रिसेशन का पीरियड, जब लगातार वो नीचे आ रही होती है। ठीक है, ये यहां तक नीचे आई, फिर इसको बोलते हैं रिकवरी का टाइम पीरियड। तो बिजनेस साइकिल भी कुछ इस तरीके से ही काम करता है। और वैसे आप लोगों को पता होगा कि ये मैथ्स में एक फंक्शन अगर होता है इसको हम बोलते हैं साइन थीटा ना। जिनको पता है बहुत बढ़िया, जिनको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, बस मैंने ऐसे बता दिया। अब आगे देखो, तो द मूवमेंट ऑफ अ पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस इज डिपेंड ऑन द पास्ट वैल्यू। सो जो मूवमेंट है ना किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक प्राइस की, वो डिपेंड किस पे करती है, पास्ट वैल्यू पे, उसके पास्ट वैल्यूज पे भी। अब ऐसे ये हमारा है साइक्लिक पैटर्न, ये हमारा देखो अपवर्ड ऊपर की तरफ जा रहा है, ये हमारा कौन सा है, डाउनवर्ड, और ये हमारा हुआ क्वाड्रेटिक। पता क्वाड्रेटिक क्यों है, ये जो है ना ये ग्राफ उसको बोलते हैं पैराबोला। और कभी भी पैराबोला जब बनता है जब हमारे पास इक्वेशन क्या हो, क्वाड्रेटिक हो, इसको पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कोई पैटर्न बन ही नहीं रहा, ये क्या साफ जैसा ग्राफ बना दिया मैंने भी, है ना, यहाँ पे कोई पैटर्न ही नहीं है। ठीक है, तो पैटर्न क्या होता है, कुछ तो हो रहा हो। जैसे यहाँ पे देखो एक साइक्लिक पैटर्न फॉलो होता है, पहले ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, ये यहाँ पे लगातार अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे लगातार डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पहले ऊपर गया फिर नीचे आ गया, यहाँ पे कोई पैटर्न ही फॉलो नहीं हो रहा। तो इसलिए ये हमारे क्या है, अलग अलग ग्राफ है किसके बीच में, ये सारे ग्राफ किसके हैं, ऑटो कोरिलेशन के, पर यहाँ पे कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो ये हमारा था ऑटो कोरिलेशन का इंट्रोडक्शन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर जहां पे हम बात करेंगे ऑटो कोरिलेशन के नेक्स्ट कंसेप्ट्स के ऊपर। ठीक है, और उम्मीद है आपको इसका बेसिक समझ में आ गया होगा कि ऑटो कोरिलेशन का मतलब क्या होता है। अब अलग अलग वीडियो में समझेंगे कि भाई इसको हम डिटेक्ट कैसे करते हैं, इसकी रेमेडीज क्या क्या होती हैं, टेस्ट कौन से होते हैं जिनके जरिए हम इन्हें डायग्नोस कर सकते हैं। तो अलग अलग चीज समझेंगे हम अलग अलग वीडियोस के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। और जिसको जो उतारना वो अब उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।